हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग हेलो एल्केन्स हेलोरीन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपके 13 क्लासेस हो चुके हैं, ये आपका क्लास नंबर 14 है। और इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था, जहां हम लोगों ने हेलो एल्केन के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उन्हें एक्सप्लेन किया था। वो टाइम टेकिंग था, उसमें 3 से 4 क्लास लग जाते हैं। अब हम लोग जो हेलो एल्केन के जो सेकंड और थर्ड रिएक्शन है, उन दोनों रिएक्शन को इस लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। और आपको उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लगता है तो आप जरूर से लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हेलो एल्केन का, उस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम में ही इसका अर्थ छुपा होता है, एलिमिनेट करना। कोई मॉलिक्यूल से कुछ अपने आप अगर निकल जाता है तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आप अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं क्लास 11 में तो आपको पता होगा, एलिमिनेशन का मतलब कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल से अगर कोई चीज़ बाहर निकल जाता है तो इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन का एक खास पहचान होता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल से कोई चीज़ बाहर निकलता है यानी कि एलिमिनेट करता है, तो उस मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड जरूर बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो एक हेलो एल्केन मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 Br, ठीक है। ये आपका हेलो एल्केन है, ब्रोमोइथेन है ये, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन सभी हेलो एल्केन्स में नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं हेलो एल्केन में ये रिएक्शन होगा जिसके पास अपना अल्फा कार्बन बीटा कार्बन जरूर होगा, ठीक है। अब सवाल आता होगा आपके मन में, बीटा कार्बन किसे कहते हैं? तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हेलो एल्केन में रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं हेलो एल्केन्स में होगा जिनके पास बीटा कार्बन और उनमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके पास बीटा कार्बन भी है और बीटा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अभी आपको जब मैं इसके पूरे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि बीटा कार्बन रहना चाहिए। बीटा कार्बन नहीं होगा तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए करना क्या होता है, देखिए इसे हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ हिट करते हैं। एल्कोहलिक KOH मतलब KOH रहेगा और उसमें सॉल्यूशन KOH का सॉल्यूशन रहेगा, उसमें एल्कोहल सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। एक्वस और एल्कोहलिक KOH ध्यान रखिएगा, यहां मैंने एल्कोहलिक KOH लिया, जबकि आपको याद होगा अगर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था वहां पे KOH के आगे में एक्वस लिखा था। इस एक्वस और एल्कोहलिक का बहुत मीनिंग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार लोग इसी एल्कोहलिक और एक्वस में कंफ्यूज हो जाते हैं और रिएक्शन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले रिएक्शन समझा देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इस एल्कोहलिक और एक्वस का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। देखिए रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका हेलो एल्केन है, इसे मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ हिट किया। इस हेलो एल्केन में इस बीटा कार्बन के एक हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। CH3 को मैंने लिख दिया CH2H। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है, देखिए होगा क्या, इस एल्कोहलिक KOH में 2 तरह के आयन बनेंगे, एक है K+ और एक है OH-। ये K+ आयन आ जाएगा अल्फा कार्बन के पास, इसके पास आएगा अल्फा कार्बन के पास, और ये प्लस है तो ये चाहता है कि मॉलिक्यूल से मुझे माइनस मिल जाए, मतलब K+ माइनस को रिमूव करना चाहता है। तो K+ टारगेट करता है Br, ठीक है, और Br चाहता है, Br को ये निकालना चाहता है, और Br जब भी निकलेगा तो Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तभी तो वो K+ के साथ कंबाइन करेगा। K+ को चाहिए Br माइनस। और आपको मैंने कई बार बताया है कि जब कोई बॉन्ड टूटता है तो 2 तरीके से टूटता है, जब कोई एटम किसी बॉन्ड को लेके बाहर निकलता है, और जब कोई एटम बॉन्ड छोड़ के बाहर निकलता है। तो ब्रोमीन अगर इस बॉन्ड को लेके बाहर निकलेगा तो इस ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आएगा, और अगर ब्रोमीन इस बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। तो आपको साफ पता चल रहा है कि अगर यहाँ K+ है तो यहाँ Br- चाहिए, इसलिए ब्रोमीन बॉन्ड लेके बाहर निकलता है, ठीक है। ब्रोमीन बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा, किसके साथ? K+ के साथ, और K और Br मिलकर बना देगा आपका KBr, यानी कि एक प्रोडक्ट आपका KBr बन गया। हालांकि आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका साइड प्रोडक्ट है, लेकिन पहला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख गया। अब आता है आपका OH-, ये OH- इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसे टारगेट करता है ये H+ को। OH- को क्या चाहिए? H+, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ से H+ चाहिए, और अगर इसे H+ चाहिए तो आप लोग सोचिए क्या हाइड्रोजन को बॉन्ड लेके बाहर निकलना चाहिए या बॉन्ड को छोड़ के बाहर निकलना चाहिए? तो आपको आंसर पता चल गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ के बाहर निकलेगा, यानी कि ये ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ से H+ निकला और OH- निकला, और H और OH मिलकर बन गया आपका H2O, ठीक है, ये दोनों बाहर निकल गया।
अब आप देखिए, जब यहां से ब्रोमीन बाहर निकला होगा तो ये कार्बन का 3 ही बॉन्ड रह गया होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और 3 बॉन्ड बना के कोई स्पीसीज तो रहता नहीं है। सेम हाल इसका भी होगा। देखिए, तो अगर ये यहां से निकला तो ये बॉन्ड ऐसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया है। तो ये सिंगल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, और जैसे वो सिंगल बॉन्ड वहां शिफ्ट करेगा तो दोनों के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी बन गया आपका एल्कीन। आप यहां लिए क्या थे, हेलो अल्केन, और बन क्या गया आपका एल्कीन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन का एक पहचान है कि आपका प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता ही बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत कुछ खास नहीं था। मैंने बताया कैसे ये हुआ, सारे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आपका एल्कीन यहाँ पे बन गया। ठीक, अगर आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, तो नॉर्मली एग्जाम में से ऐसे पूछ सकता है आपसे CH3 CH2 Br, और ऊपर में लिख देगा आपका एल्कोहलिक KOH हिट। ठीक है, तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ तो मैंने मैकेनिज्म बताया, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से Br निकालना है, K हटाना है, और OH, और यहाँ से H को टारगेट करना है। तो यहाँ से H हटा दिए, यहाँ से Br हटा दिए, तो जैसे यहाँ से H हटेगा और यहाँ से Br हटेगा, यहाँ बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। ठीक है, आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये कर दीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है CH3 CH2 Br, ठीक है, और मैंने लिख दिया सेम, एक और कार्बन बढ़ा दीजिए। ये अगर आपका आता है CH3 CH2 C Br, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये गामा कार्बन है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताइए, एल्कोहलिक KOH हिट। तो यहाँ से Br बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम भी है, इसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन तो कहते ही हैं, साथ साथ इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों, आपके मन में आ रहा होगा क्यों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि देखिए इस हेलो अल्केन से आप हाइड्रोजन भी बाहर निकाल रहे हैं और हेलोजन भी बाहर निकाल रहे हैं। डी मतलब निकलना, क्या क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलो मतलब हेलोजन। तो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकलता है, इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसे इलिमिनेशन तो कहते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसे आप बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर बीटा कार्बन नहीं होता तो ये एलिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, देखिए आप सोच भी सकते हैं, कॉमन सेंस है, अगर बीटा कार्बन नहीं होता तो ये रिएक्शन कैसे होता। मान ली मैं इस हेलो अल्केन की बात करूं और इस हेलो अल्केन में मैं कह रहा हूं कि आपको एलिमिनेशन करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसके पास सिर्फ अल्फा कार्बन है, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हेलोजन तो बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? इसलिए आपको साफ समझ में आ गया होगा कि अगर बीटा कार्बन नहीं हुआ तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप क्या लिखिएगा मैं आपको बता देता हूं। लिखिएगा वेन हेलो अल्केन कंटेनिंग बीटा कार्बन एटम is heated with alcoholic KOH, then there is a elimination of halogen from alpha carbon and hydrogen from beta carbon takes place and alkene is formed. This reaction is called dehydrohalogenation or beta elimination. ठीक है, आपको ये लिखना है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं इसमें कुछ आपको स्पेशल बात बताने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हेलो अल्केन में आपके एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ आपके एक से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखिए CH3 CH2 CH Br CH3, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक हेलो अल्केन है। आप बताइए पहले इसमें अल्फा कार्बन बीटा कार्बन कौन है? तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है इसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा तो यहाँ ये भी है, बीटा तो ये भी है, दोनों एक है, दोनों ही बीटा है। लेकिन क्या दोनों बीटा सेम टाइप का है? नहीं। इस बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है, जबकि इस बीटा में तीनों का तीनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम टाइप का बीटा कार्बन नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर मैं अल्कोहलिक KOH से इसे हिट कर देता हूं तो आप हेलोजन तो आराम से निकाल दीजिएगा, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन कहां से निकाला जाए, हाइड्रोजन किस बीटा कार्बन से निकाला जाए? क्योंकि अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यानी कि यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे केसेस में आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, यहां लिख दिया एल्कोहलिक KOH,
अल्कोहलिक KOH, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिट यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। देखिए समझिएगा क्या होगा, आपका Br तो निकलेगा K के साथ, तो यहाँ मैं ऐसे करके लिख देता हूँ -KBr, ठीक है, ये तो आपका निकलना ही निकलना है। अब एक बार यहाँ से निकालिएगा, जब यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ नहीं करना है कुछ, और जब यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मैं इस केस में, ऊपर वाले केस में मैं लेफ्ट साइड से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो H2O तो यहाँ भी बाहर निकलेगा, ठीक है, और जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया आपका एल्कीन बन गया। अगर आप यहाँ से निकालते हैं इस केस में तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये दोनों सेम एल्कीन है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों एल्कीन में आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। तो सवाल है कि यहाँ दो प्रोडक्ट तो बन गए, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब एक ही रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो एक प्रोडक्ट आपका होता है मेजर और एक होता है माइनर। तो इसमें मेजर कौन है माइनर कौन है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसे डिसाइड करने के लिए एक केमिस्ट आए थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर जेडसेफ। अलेक्जेंडर जेडसेफ ने एक रूल दिया जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अगर एक से ज्यादा एल्कीन बने तो कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, और इस रूल को कहा जाता है सेटजेफ रूल। क्या कहा जाता है? सेटजेफ रूल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 11वीं क्लास में भी पढ़ना होता है ये रिएक्शन, और सेटजेफ रूल भी 11वीं क्लास में पढ़ना होता है, और कुछ समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको दोनों में से कौन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका रीजन, और मैं साथ साथ बता देता हूं। देखिए, दोनों का आप स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड C यहाँ भी है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, और एक क्या लगा हुआ है? CH3, और यहाँ बनाइए, इस कार्बन पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक CH3। ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आपको दो डबल बॉन्ड दिख गया। इस कार्बन में क्या लगा हुआ है? दो हाइड्रोजन, मैंने लगा दिया, और इस कार्बन में क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन, एक मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और एक क्या लगा हुआ है? CH2CH3, ठीक है। तो देखिए, सेटजेफ रूल ये कहता है कि अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एक से ज्यादा एल्कीन बनते हैं तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा नंबर में अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा नंबर में अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों। तो बताइए, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों? तो यहां पे एक और एक, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जबकि इस केस में अगर आप देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे वो एल्कीन आपका होता है मेजर प्रोडक्ट। यानी कि ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और यही कौन सा रूल कहलाता है? सेटजेफ रूल कहलाता है, ठीक है। क्लियर? ज्यादा डबल बॉन्ड में कौन सा एल्कीन मेजर होगा? जिससे ज्यादा नंबर में अल्काइल ग्रुप जुड़े हो। कौन नहीं, आप लोगों को मन में लग रहा होगा यहाँ सिर्फ दो कार्बन तो है। अल्काइल ग्रुप कौन सा है ये मायने नहीं रखता है, अल्काइल ग्रुप कितना है ये मायने रखता है। यहाँ दो है, 1 2 2, और यहाँ सिर्फ 1, इसलिए ये हो गया माइनर और ये हो गया मेजर, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा? इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा, व्हेन हैलोअल्केन्स कंटेन मोर देन 1 बीटा कार्बन एटम्स, देन ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन विच मेजर प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय सेटजेफ रूल, ठीक है। ये आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखने के बाद आपको लिखिएगा सेटजेफ रूल क्या होता है। तो सेटजेफ रूल लिख करके एक डैश दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें लिखिएगा, ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलोअल्केन, ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलोअल्केन containing more than 1 beta carbon atom, containing more than 1 beta carbon atom, that alkene is major product, that alkene is major product in which carbon carbon double bond, in which carbon carbon double bond is attached to greater number of alkyl group, carbon carbon double bond is attached to greater number of alkyl groups, ठीक है। और आप इसे फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेटजेफ रूल, और इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सेटजेफ रूल। तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है, आप उसे समझिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन ये आपका रहता है, बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन रहता है, और झारखंड बोर्ड में खास तौर पर ये क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे रहेगा क्वेश्चन आपका, लिखेगा, व्हाट is the major product formed when
इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, और एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और रहेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों में सेम ऑप्शन रहेगा। जैसे मैं दो ही ऑप्शन आपको बता रहा हूं, मैं ऑप्शन छोड़ देता हूं, ऑप्शन बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड ये हो गया आपका, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं, और इसको किससे रिएक्शन करवाना है, एल्कोहलिक KOH। और सेम क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड और यहां है एक्वस KOH। ठीक है, तो आपको पता होगा ये एल्कोहलिक में इलिमिनेशन होता है, यहां कौन सा रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन, और यहां से बाहर निकलेगा आपका KCl और H2O, तो ये बन जाएगा आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा, CH3CH2। ठीक है, यहां भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, CH3CH2। तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा और बनेगा एल्कीन, जो आपने जस्ट अभी पढ़ा। ठीक है, जबकि अगर एक्वस ले लेते हैं आप, तो यहां हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां होता है इलिमिनेशन रिएक्शन और यहां हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आपका क्या बनेगा, CH3CH2OH। ठीक है, यानी कि यहां बनेगा एल्कीन और यहां बनेगा एल्कोहल। ठीक है, और आपका ऑप्शन में दोनों रहेगा। जब ये भी क्वेश्चन आपको देगा तो आपके ऑप्शन में एल्कीन और एल्कोहल दोनों रहेगा, और ये भी क्वेश्चन जब आपको देगा तो आपके ऑप्शन में एल्कीन एल्कोहल दोनों रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एल्कोहलिक रहता है तो एल्कीन और एक्वस रहता है तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और है, आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या खास बात है, एल्कोहलिक में एल्कीन बन जाता है और एक्वस में एल्कोहल बन जाता है, इसके पीछे भी कोई रीजन है क्या? बिल्कुल, ये आपका NCERT का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ देता हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन फिर ढूंढने में दिक्कत ना हो, और मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देता हूं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास NCERT बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH leads to the formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब आपसे अब क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है, ये आपका NCERT का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, आपके NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया ही, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, रीजन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने का कोशिश कीजिए, खासतौर पर CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल है। देखिए एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी क्या करता है, इस KOH को बहुत इजीली ब्रेक कर देता है। मतलब अगर एक्वस में बात करें तो ये KOH जल्दी से आयोनाइज हो जाएगा किस चीज में, K+ और OH-, और OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये OH- क्या करेगा, Cl- को जल्दी से हटा देगा और आपको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब सिंपल रीजन है, KOH में जब आप लीजिएगा तो ये बहुत जल्दी आयोनाइज करता है। मैं रीजन लिखा दूंगा आपको, KOH लीजिएगा तो ये बहुत जल्दी आयोनाइज करता है, KOH मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बहुत जल्दी आयोनाइज होता है, और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है OH-, और OH- जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या होता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में Cl हटता था, OH आता था, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो आप सोचिए जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना जल्दी Cl हटेगा, उतना जल्दी OH आएगा। ठीक है, तो ये है आपका रीजन। एक्वस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन जब एल्कोहलिक बोलते हैं यानी कि यहाँ पे आपको एल्कोहल भी आएगा, एल्कोहल जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, एल्कोहल वो आएगा। ठीक है, तो एल्कोहल जब टूटता है आयन में तो ये आपका बनाता है RO-। ये जब टूटेगा तो कौन कौन आयन बनाएगा, RO- और H+ आयन। इसको बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन। इसे आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा, जब आप एल्कोहल चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, ये जब एल्कोहल में KOH को आप डालिएगा तो एल्कोहल आपको एक आयन देगा RO-। ठीक है, और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, RO- इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर सोचिए थोड़ा सा, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का काम क्या होता है, H+ लेना।
बेस का काम क्या होता है? H+ लेना। तो ये क्या करेगा, जब इससे आप रिएक्शन करवाइएगा तो ये H+ छीनना चाहेगा, इससे H+ लेना चाहेगा। तो देखिए क्लोरीन तो आप बाहर निकालिएगा ही निकालिएगा, लेकिन ये H+ भी लेना चाहता है। और जब आप इसे H+ लीजिएगा तो आप H+ कहाँ से निकालिएगा? यहाँ से तो निकालिएगा नहीं, H+ आप यहाँ से निकालिएगा। और जब आप यहाँ से H+ निकालिएगा तभी तो आपका एल्कीन बनता है। ठीक है, क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एल्कोहलिक KOH लीजिएगा तो OH- तो आपका Cl को हटा ही देगा, वो तो करता ही था। साथ साथ आपके सॉल्यूशन में एक RO- नाम का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब निकाल देता है। और जब आप H+ को निकाल दीजिएगा तो एल्कीन बनेगा। और कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये है आपका रीजन। ठीक है, तो मैं पहले ये बता रहा हूं आपको कि एक्वस में क्यों बनता है। तो आप लिखिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन KOH easily breaks into K+ and OH- ion. In aqueous solution, KOH easily breaks into K+ ion and OH- ion. फिर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, OH- is a strong nucleophile which can easily substitute Cl- to form alcohol. OH- is a strong nucleophile which can easily substitute Cl- to form alcohol. ठीक है, ये आपको इतना लिखना है और आपको ये रिएक्शन लिख देना है। ठीक, ये रिएक्शन लिख देना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद आपको इसके लिए लिखना है, लिखिएगा, इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग बेस RO- इज फॉर्म्ड। ए स्ट्रॉन्ग बेस RO- इज फॉर्म्ड। RO- को कौन सा आयन बोला जाता है? एल्कोक्साइड आयन कहा जाता है। ठीक है, दिस आयन कैन एब्स्ट्रैक्ट H+ आयन। दिस आयन कैन एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई चीज को बाहर निकालना, एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, दिस आयन कैन एब्स्ट्रैक्ट H+ आयन फ्रॉम हेलोअल्केन टू फॉर्म एल्कीन। दिस आयन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस था इसीलिए, दिस आयन कैन एब्स्ट्रैक्ट H+ आयन फ्रॉम हेलोअल्केन टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, और इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन। चलिए, तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप आएंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। ये आपका हेलोअल्केन का लास्ट रिएक्शन है। आपका फिर हेलोअल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ बच जाएगा हेलोरीन का प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, हेलोअल्केन का थर्ड रिएक्शन। हेलोअल्केन के फर्स्ट रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या था? एलिमिनेशन। थर्ड है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, और बहुत छोटा है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है ये। ठीक है, देखिए, हेलोअल्केन को कुछ रिएक्टिव मेटल, जो एक्टिव मेटल होते हैं, उनसे रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका रिएक्शन सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ कराया गया था। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ कराया गया था। और ये एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जिसे ड्राई ईथर कहा जाता है। ड्राई ईथर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्राई ईथर का मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ ड्राई क्यों लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, हेलोअल्केन को मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब मैं रिएक्शन कराता हूं तो एक खास तरह का प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट में देखिएगा आप, मैग्नीशियम एक तरफ अल्काइल के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और एक तरफ हैलाइड के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी आपको पता है 2 होता है, तो एक तरफ ये अल्काइल के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और X के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। आपको लग रहा होगा कि Mg दोनों के बीच में आकर के दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इस खास तरह के कंपाउंड को एक खास नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है आपका मेटल, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को एक खास केमिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। 1900 ईस्वी में, 1900 में इन्होंने इस कंपाउंड को बनाया था। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो बहुत सारा कंपाउंड बनता है, इसमें खास बात क्या है? तो इसमें खास बात यह है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना यूजफुल कंपाउंड होता है कि इसकी मदद से आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। मतलब आप देखिएगा, जब आप चैप्टर्स आगे पढ़िएगा ऑर्गेनिक में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज से आप एल्डिहाइड, आप अल्कोहल, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे फंक्शनल ग्रुप को तैयार कर सकते हैं। और इसी वजह से ग्रिग्नार्ड ने जब ये कंपाउंड बनाया, तो इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया था। आप सोच सकते हैं, नोबेल प्राइज मिला तो कितना यूजफुल कंपाउंड होगा। ठीक है, और उनके सम्मान के लिए इस कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कब बनाया था? 1900 में। ये सब क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत यूजफुल कंपाउंड है, ठीक है। तो आप इसमें लिखिएगा व्हेन हैलोअल्केन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फिर आप लिखिएगा दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई, दिस कंपाउंड is prepared by Victor Grignard. This compound is prepared by Victor Grignard, ठीक है। And so it is also called Grignard reagent. So it is also called Grignard reagent, ठीक है। ये आपका Grignard reagent बन गया, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया होगा Grignard reagent क्या है। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों तैयार किया जाता है? एनहाइड्रस बोलिए या ड्राई कंडीशन बोलिए, ठीक है। तो इसके इतना लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा और इसके बाद एक चीज लिखिएगा टॉपिक या पॉइंट बना करके, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप ड्राई कंडीशन वाई, ठीक है। मैं यहां वाई नहीं लिख रहा हूं, आप इसको नोट में लिखिएगा और यहां मैं इसका रीजन लिखा रहा हूं, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा इसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। अगर आप इसके बॉन्ड में जाइएगा तो इसका रिएक्शन ये होता है कि यहाँ पे R पे होता है माइनस चार्ज और मेटल पे होता है प्लस चार्ज। ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है। अगर आप पानी का कुछ बूंद भी इसको दे दीजिएगा, पानी का कुछ भी मात्रा इसको अगर मिल जाएगा तो ये पानी H2O, इसे आप HOH ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। हालांकि ये किसी भी प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इसको H+ दे उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। और पानी आपको पता ही है, पानी में H+ आयन टूटता है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा देखिए। इसका ट्रिक आप देख सकते हैं, इसको आप यहां से काटिए, इधर लिख दीजिए आप H, इधर लिख दीजिए आप OH, तो क्या बन गया आपका RH प्लस MgOH। ये RH को हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन, ठीक है। क्लियर है? जैसे इस कंपाउंड का ऐसे ओरिजिनल नाम होगा, मैं पूरा नाम बता देता हूं, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ही, लेकिन आप इसे केमिकल नेम बोलिएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। इसे आप पानी के साथ जैसे रिएक्शन कराए तो आपका क्या बन गया? एल्केन बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाऊं और यहां पानी ले लूं तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना रहेगा नहीं, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? एल्केन में। हम चाहते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन के रह जाए, लेकिन वो तो बन के रहेगा नहीं ना, क्योंकि आप हैलोअल्केन से जब मैग्नीशियम को रिएक्शन कराइएगा और ड्राई ईथर नहीं लीजिएगा, पानी का ऐसे कुछ भी बूंद मिल गया तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन तो जाएगा लेकिन बना नहीं रह पाएगा, बाद में ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा? एल्केन। तो हम चाहते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना रहे और वो बाद में कन्वर्ट हो जा रहा है एल्केन में, इसीलिए हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये एल्केन में कन्वर्ट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना रहे, तभी तो इसके हेल्प से हम लोग दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हमेशा ड्राई कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद रीजन में पहले 2 लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद ये रिएक्शन लिखिएगा। अब ये लिखिएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विथ वाटर to form alkane, it reacts with water to form alkane, therefore Grignard reagent is always prepared in anhydrous condition, ठीक है। ये लिख दीजिएगा और आपको ये रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और मेटल के साथ हैलोअल्केन का रिएक्शन करा रहा हूं और वो लास्ट रिएक्शन होगा आपका, और वो रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपका अगर आपने 11 क्लास पढ़ा है तो ये वुड्स रिएक्शन वहां भी आपको मिलता है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या। देखिए जैसे ये है आपका हैलोअल्केन, इसे आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराइए। अभी आपने किसके साथ कराया था? तो अभी आपने कराया था मैग्नीशियम के साथ, लेकिन आप इस बार किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराइए। तो देखिए सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ये ऐसा नहीं करेगा कि यहां बीच में आ जाएगा R और X दोनों से जुड़ जाएगा, नहीं, इसको सिर्फ X चाहिए। तो यहां से अगर आपको इसको X दे दीजिएगा तो R तो अकेला रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसे कैसे आप रिएक्शन करवाइएगा, देखिए आप यहां इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसका भी 2 एटम ले लीजिए, ठीक है। अब क्या फायदा होगा देखिएगा आपको, 2Na को आप 2X दे दीजिए, ठीक है। 2Na को आप 2X दे दीजिए, तो बचा क्या? जब 2X चला गया, 2Na चला गया, तो R भी तो 2 है, 2R है, 2R को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? R बॉन्ड R, ठीक है।
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये R बॉन्ड R भी अपने आप में क्या है, एक एल्केन ही तो है। तो ये रिएक्शन कहलाता है आपका वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसे लिखने का एक और भी तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए RX प्लस 2Na प्लस XR ड्राई था। देखिए 2 RX था तो मैंने एक RX को ऐसे लिख दिया और एक को पलट के मैंने ऐसे लिख दिया। थोड़ा सा डिजाइन में आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। और आप ट्रिक देखिए, आप यहां से 2NaX को बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे 2NaX बाहर निकलेगा, 2NaX जैसे बाहर निकलेगा, R बॉन्ड बना लेगा, तो R बॉन्ड R प्लस 2NaX ये आपका एल्केन बन गया, ठीक है। और आप एक चीज गौर कर रहे होंगे वुड्स रिएक्शन में कि आपने जितना भी हेलोअल्केन में जितना अल्काइल लिया था उससे डबल वाला एल्केन आपको मिल रहा है। मतलब अगर आपने हेलोअल्केन में 1 कार्बन का हेलोअल्केन लिया आपने, तो एल्केन आपका 2 कार्बन का मिलेगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा मैं से यहां लिख देता हूं, जैसे CH3Cl प्लस Na, आपने ये रिएक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ आपका हेलोअल्केन में कितने कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन है, ठीक है। तो आप जब हेलोअल्केन बनाइएगा तो ऑब्वियसली आप इसका 2 यहाँ भी 2 कर दीजिएगा, ड्राई ईथर तो यहाँ भी रहेगा, तो आपका यहाँ क्या बनेगा, CH3 प्लस 2NaCl। तो जब आपको एल्केन मिला उसमें हेलोअल्केन से डबल कार्बन है कि नहीं, ठीक है। हेलोअल्केन में सिर्फ 1 कार्बन था आपका, लेकिन यहाँ आपका कितना कार्बन है, 2, ठीक है। और इसका यूज आप लोग कन्वर्जन में करेंगे जब आपको 1 कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करना होगा तब, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कन्वर्जन में इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपका डायरेक्टली आ सकता है, तो लिखेगा व्हेन हेलोअल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम, व्हेन हेलोअल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then alkane is formed which has double the number of carbon atom as compared to haloalkane, which has double the number of carbon atom as compared to haloalkane. This reaction is called Woods reaction, ठीक है। और वुड्स रिएक्शन लिखने के बाद इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन, और इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। आप लोगों को लग रहा होगा कितना सिंपली रिएक्शन विथ मेटल्स भी आपका कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरह से आप हेलोअल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेलोअरीन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट्स बनाइएगा और इसे रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू।